क्या आप जानते हैं कि मेडिवल पीरियड में जब कोई इतिहास लिखता था यानी जो पोएट हुआ करते थे उस समय के जो इतिहास लिखते थे वो कागज बनते कैसे थे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदुत्तार सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज के टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि उस समय जो इतिहास का परिप्रेक्ष्य था यानी इतिहास को जो लिखने का प्रोसेस था उनको देखेंगे। सर्किल ऑफ जस्टिस क्या था, उस समय का जो जस्टिस डिलीवर करने का जो एक थीम हुआ करता था, मुहिम हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था, इन सभी चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। ठीक है, तो फर्स्ट वन रीडिंग है आपका आज का फाइंडिंग आउट फाइंडिंग आउट about the Delhi Sultanate, about the Delhi सल्तनत। अब मैं थोड़ा इसमें एक चीज सुधार कर रहा हूँ कि जब मैं इसे लिखता था तो थोड़ा सा तिरछा हो जाता था। अब ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आई होप सब कुछ ठीक होगा। ओके देखो होता क्या था। अच्छा, एक आपने फिगर ये वाला देखा होगा। देखो जब भी मैंने कहता हूँ कि जब भी बुक मतलब पढ़ा जाता है तो ये वाला फिगर देखो, इसमें क्या हुआ, पेपर को तैयार किया जा रहा है। इसमें इसमें जो है कि जो हो अच्छा उसको स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है। उसके बाद एक प्रोसेस होता था बोल्ड को पिघलाकर, जैसे आज हम लोग हाइलाइटर यूज करते हैं, उसके बाद फाइनली बाइंडिंग करना था। इस प्रकार से चार फिगर आपको, एक फिगर में आपको चार जो है कि चलचित्र दिखाए गए हैं। इसको हम आपको बताते हैं उस समय का ये प्रोसेस क्या था, या फिर इसको बताते हैं वन बाय वन करके। हम थोड़ा सा इसको आप देखेंगे। तो यानी जो मैंने बताया था एक बार कल लास्ट वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया था जो तारीख होता है, तारीख ये सिंगुलर है। ठीक है, अच्छा ये क्या, किसी पोएट या उस समय का एडमिनिस्ट्रेटर, वो पोएट क्या क्या हो सकता था, एडमिनिस्ट्रेटर में उसकी हेल्प करता था, एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर जस्टिस में जो है कि वो जो है कि हेल्प करता था सुल्तान की। इसका जो प्लूरल फॉर्म था क्या था, तवारीख था। क्या था दोस्तों, तवारीख था। ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, तारीख का प्लूरल। अच्छा ये जो है कि यही बात इस पे भी लागू होता है, यानी तारीख का सिंगुलर फॉर्म। तो जो तवारीख से हम लोगों को जो आज के जो हम लोग को तवारीख से ही बहुत सारे जो है कि मिडवल हिस्ट्री के सोर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन वो कितना सत्य है इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है। लास्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई राजा जो है कि इतिहास मतलब कोई जब पोएट जो है कि किसी सुल्तान का इतिहास को लिखता था, सुल्तान पहले नंबर रहता कहाँ था, यानी आप जिस कालखंड में जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन को आप बेटर समझेंगे, बेटर वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था को बताएंगे, उस समय की न्यायप्रिय व्यवस्था को बताएंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप सुल्तान की तरफ टिल्टेड होंगे, रीजनल बायस होंगे, क्लास बायस होंगे। ये सारी चीजें इनकी जो तवारीख में ये हमें देखने को मिलता है। तो जब भी इतिहास को मिडवल को पढ़े, इसीलिए देखो क्या होता है कि इस समय तो सब मिडवल पे क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है, क्योंकि आपको जो भी सोर्सेस है आपको पढ़ाया जाता है। पहले नंबर तो इन्होंने अपने सुल्तान के गुणगान रखा, उसके बाद जो इतिहास को इन्होंने ब्रिटिश कालखंड में लिखा गया या फिर लेफ्टिस्ट विंग के द्वारा लिखा गया, वो बैलेंस अप्रोच की तरफ लिखा भी नहीं गया है। इसलिए आज बहुत सारे जो है कि इतिहास को चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है, शुरुआत से फिर से लिखा जा रहा है। यानी इंडियन रूलर को भी उसमें महान भागीदारी, यानी उनका भी रोल को उतना ही दिखाना चाहिए जितना जो है कि ये मुगल के दिखाते हैं, दिल्ली सल्तनत के दिखाते हैं। यानी उस समय ये भी तो थे, दो लाइन बता देते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान कौन था, उसके बाद उसकी जिक्र ही नहीं होता है। तो इन सभी चीज का जिक्र करना
जिससे क्या होगा, एक बच्चे के अंदर एक बैलेंस अप्रोच डेवलप हो ना। ऐसा होता है कि यार पता चला कि चलो ठीक है, हमने इतिहास तो पढ़ा और साला वो फीलिंग ही नहीं आता यार कि इतने मतलब कि जो यहाँ के लोग थे वो इतने बुजदिल थे, इतने कमजोर थे कि कोई आए एक बार आक्रमण किया तो हटा दिया उसका प्रशासनिक व्यवस्था की, उसकी जस्टिस को, रीजनल पावर को एक झोंके में सब खत्म कर दोगे। ऐसे तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो यानी उनके भी रोल को तो दिखाना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं तो जो हमको सीखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये हमने आपको बता दिया तवारीख के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ पहले क्या मतलब कि इस तवारीख को लिखने के लिए पहला प्रोसेस क्या था, पेपर को तैयार करना। क्या पेपर को तैयार किया जाता था, क्या किया जाता था, पहले पेपर को तैयार करना था। दूसरी बात क्या था, उस पे टेस्ट को लिखना है। उसके बाद उस पे क्या करते थे, टेस्ट को लिखते थे, टेस्ट को लिखना होता था, टेस्ट को लिखना होता। तीसरी बात बहुत अहम बात है, गोल्ड को पिघलाकर, क्या कर दोस्तों, गोल्ड को यानी सोने को पिघलाकर हाईलाइट करते थे। गोल्ड को क्या करते थे, मेल्ट करने के बाद जो आपकी मेन बातें होती थी, कहीं पैसेज हो गया और कोई लाइन होगा उसको क्या करते थे, हाईलाइट करते थे। क्या करते थे, हाईलाइट करते थे, ठीक है, हाईलाइट करना होता। और जो सबसे लास्ट वाला काम होता था, जब ये सारी चीजें बन के तैयार हो जाता था, उसको फिर बाइंडिंग करना होता था। क्या करना होता था, बाइंडिंग करना होता था। क्या करना होता था, बाइंडिंग करना होता है। यानी इस प्रोसेस से जो है कि इस तारीख तक हम लोग आज जो इसको देखते हैं, इस प्रोसेस से हो करके ये गुजरता था। अब हम लोग देखते हैं उस समय सर्किल ऑफ जस्टिस क्या था। आई होप ये भी आपको मैंने जो बताया ये बात इसमें स्पष्ट हुई होगी, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगा। मैंने उस तरफ बाइंडिंग लाइन लिखा है, बाइंडिंग लाइन, और उसको क्या करते थे, अच्छा पैसेज लाइन बाइंडिंग करते थे। यहाँ मैंने जो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ बाइंडिंग का मतलब होता है उस पर कवर कर देना। जैसे आपका ये बुक है तो उस पे जो है कि जो आपको कवर लगा देना, मोटी दफ्ती लिख देना, ऐसे से लगा देना ना, तो उससे बाद जिससे उसकी टाइम पीरियड बढ़ जाता है, उस बुक की जो है कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड मतलब उसकी सुरक्षा काल की अवधि बढ़ जाता है, ठीक है, न कि उसको अथॉरिटी बढ़ जाएगी। ये बात समझाने का मतलब था। अच्छा, दूसरी बात अब हम लोग थोड़ा देखते हैं सर्किल ऑफ जस्टिस, द सर्किल ऑफ जस्टिस, द सर्किल ऑफ जस्टिस। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी जस्टिस डिलीवर करने का मीडियम था। सुनने में थोड़ा तो अच्छा लगता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या था कि जैसे सर्किल ऑफ जस्टिस में ये फखरुद्दीन ने बताया था। किसने बताया था, फखर-ए-मुदब्बिर ने बताया है। ये सर्किल ऑफ जस्टिस की जो घटना है, ये एक जो है कि उस समय के क्रॉनिकल का मतलब इतिहासकार हुआ करते थे, उनका नाम था फखर फखर ए मुदब्बिर। ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिखते हैं यहाँ मुदब्बिर लिखते हैं कि क्या चाहिए, ए किंग कैन नॉट सर्वाइव, यानी एक राजा जो है कि विदाउट सैनिक के वो सर्वाइव नहीं रह सकता। अच्छा, सैनिक चाहिए कि उसको, एक राजा जो है कि सैनिक के बिना जीवित नहीं रह सकता, और सैनिक जो है कि वेतन के बिना जीवित नहीं रह सकता। और ये वेतन आएगा कहाँ से, तो ये वेतन जो है कि किसानों किसानों के द्वारा दिए गए जो उनका टैक्स पेयर मनी था उनसे क्या बोलते हैं, जो सैनिक था उनको भरपाई जाएगा। मतलब वो उनकी सैनिक वहां से सैनिक को पैसे किसानों के टैक्सेस के मनी से मिलेगा। और एक बात दोस्तों, और किसान जो है कि टैक्स तब देंगे जब उनकी लाइफ खुशहाल होगी, समृद्ध होगा, न्यायपूर्ण होगा, तब जाके वो जो है कि उनको टैक्स देंगे। यानी ये बात उसमें बताते हैं कि एक सैनिक के यानी एक राजा जो है कि सैनिक के बिना जीवित नहीं रह सकता, और सैनिक जो है कि वेतन के बिना जीवित नहीं रह सकता। और वेतन जो है कि जमीनों से यानी किसानों के भुगतान किए हुए पैसों से मिलता है। और किसान जो है कि तभी भुगतान करेगा जब उसकी लाइफ
में खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, और क्या प्रॉस्पेरिटी होगी, साथ साथ न्यायपूर्ण भी होगा। तब जो है कि कोई पीजेंट्स, किसान वर्ग का लोग जो है कि उनको जो है कि टैक्स देगा। तो यानी एक बात मुझे हमको ये लगता है कि जब मैं इस चीजों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में ख्याल आता है ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर की बात है। कब की बात है? शुरुआती दौर की बात है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में, नेक्स्ट वन हेडिंग भी है। अच्छा, शुरुआती दौर की बात है। वो क्या करते थे, हो सकता है कि जब जब कोई बाहर के लोग आक्रमण करते थे भारत में, जब बाहर के लोग कोई आक्रमण करता था भारत में, तो यहाँ के लोग उनके पावर को जल्दी कैसे एब्जॉर्ब कर ले, कैसे उनको मान्यता देंगे कि आप ही मेरे सुल्तान हो। चलिए ठीक है, आप एक पर्टिकुलर, या जैसे मान लेते हैं दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एक आपका अर्बन सिटी है, वो वहाँ के लोग हो सकते हैं आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जो रूरल एरियाज के हैं, वहाँ एग्रीकल्चर वहाँ हो रहा है ना, तो यानी वो लोग कैसे आपको अधिकार दे दें कि आप हमारे सुल्तान हैं, या आप हमारे किंग हैं, या आप हमारे साम्राज्य के जो कि महाराजा हैं। तो ये बताइए, इन सब चीजों को आई थिंक मुझे लगता है जब इसको देखते हैं तो राजा के मन में आया गया कि इनको जब तक जस्टिस प्रोवाइड नहीं करोगे, यानी इनकी लाइफ को थोड़ा सा समृद्धि नहीं दिखाया जाए, इनकी लाइफ में खुशहाली ना हो, तब तक ये वेतन कैसे देंगे? अगर ये टैक्स कैसे देंगे? टैक्स नहीं देंगे तो किसानों को नहीं जाए, मतलब सैनिकों को नहीं जाएगा, और सैनिक नहीं हो तो राजा किस बात का? भाई कोई भी आक्रमण आकर कब्जा कर लगा, क्योंकि मिडिल पीरियड में एक जाता था, एक आता था, और कहीं न कहीं हमेशा उनको जो है कि आक्रमण का हमेशा जो है कि एक डर सताया हुआ रहता था, डर बना हुआ रहता था। अब दोस्तों, अब मैं एक बात और बता दूं, जो तवारीख के लेखक हुआ करते थे, जो तवारीख के लेखक हुआ करते थे, इनका जो है कि हेरिडेटरी प्लेस हुआ करता था, यानी बर्थ राइट था इन लोगों का कि यही काम करना है इनके, ठीक है। तो इनका जो है कि बर्थ राइट हुआ करता था। अच्छा, जेंडर डिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल जाता है। जेंडर डिस्ट्रिक्शन का आपको, जैसे आपने दिल्ली सुल्तानत में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद फिर इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद जो है कि वहाँ इल्तुतमिश के अब और सारे बेटों में सबसे काबिल जो था वो काबिल जो थी वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में वो लिखता है, कौन? मिन्हाज इसिराज लिखता है, कहता है कि वो जो है कि वो इस बात को मानता है, उसके अंदर प्रशासनिक गुण था, न्यायप्रिय थी, और जो है कि सैन्य नेतृत्व करने की क्षमता थी, लेकिन मिन्हाज जो है कि इस बात पे अग्री नहीं करता था कि औरतें जो हैं वो मेन ऑर्डर यानी गॉड नहीं है। वो इस बात को मानते हैं। मिडिल पीरियड आप देखेंगे हर एक भारतीय रूरल में भी था, और विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनके भी सुल्तानों में था कि जो मेन वर्ग के लोग यानी पुरुष वर्ग के लोग, ये जो है कि पुरुष वर्ग के लोग ही शासन करने के लिए बने हुए हैं, और यह ऑर्डर जो है कि ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। यानी इस ऑर्डर को एक महिला होके कैसे चैलेंज कर सकती है? समझिए दोस्तों, उस समय की ये बात उस समय की सामाजिक स्थिति को दिखाता है। समाज के उस समय क्या परसेप्शन हुआ करता था महिला को लेकर के, ये भी बात दिखाता है कि आप भले एक साम्राज्य की, मतलब एक बड़े क्वीन की, एक सुल्तान की लेडी हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके जो उस समय के नोबिलिटी वर्ग के हुआ करते थे, क्लर्जी वर्ग के लोग हुआ करते थे, ये कहीं न कहीं आपके प्रशासनिक व्यवस्था को, आपके सुल्तान के रिजीम को सही नहीं ठहराते थे। और एक बात समझना है, एक बात ये भी समझना है कि जो मतलब रजिया सुल्तान था, मिन्हाज सिराज था, ये समझिए, जैसे मैं आपको इसकी तुलना करूं कि महाभारत कालखंड से, जैसे जैसे कर्ण जन्म, मतलब कि जन्मजात शूद्र होने का, जो कि वो था नहीं एक्चुअली में, तो जन्मजात शूद्र होने के कारण जो है कि उसको अपने समाज में वो इज्जत नहीं मिलती है, उसको इज्जत नहीं मिलती है। और मिन्हाज सिराज समझिए महाभारत का भीष्म है, जो इस बात को, उसको जानकारी तो है कि वो बुद्धिमान है, प्रशासनिक उसके अंदर स्किल है, और सैन्य नेतृत्व करने की भी क्षमता है, यानी उसके अंदर सुल्तान बनने के सारे गुण हैं, लेकिन वो इस गुण, ये गुण जो है कि वो एक गुण इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक महिला है। क्या है? एक महिला है, इसलिए वो मतलब कि शासन यानी सुल्तान बनने के अधिकार पे नहीं नेतृत्व करती है। दूसरी बात, अच्छा एक बात ये समझ आता है, उस समय के सोशल, यानी कहा जाता है ना कि आपके अंदर कितना भी
मेरिट हो, कितना भी आप श्रेष्ठ हो, लेकिन आपकी काबिलियत को कभी कभी उस समय की सामाजिक व्यवस्था जो है कि प्रिवेल नहीं होने देती। यानी आप कितने काबिल हैं, ये जो है कि उस समय की समाज के प्रॉग्मेटिक प्रॉग्मेटिक या उसको कह लें कि क्या बोलते हैं कि उस समय की जो अवधारणा है, जो कि बिलीफ बना हुआ समाज का, ये भी आपको चैलेंज करता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने क्लासमेट को बताएं कि चीजें। अगर आपको मेरी बात और थोड़ा सा किसी बात से असहमति हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पूर्ण विराम रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।